भारत ने यूएन के प्रस्ताव का किया समर्थन, कहा इजराइल हमास युद्ध से गहराया मानवीय संकट जो स्वीकार्य नहीं। और ये बाप रे, इजराइल के विरोध में, इजराइल के विरोध में तत्काल सीज फायर को लेकर यूएन में प्रस्ताव आया, इजराइल के विरोध में था ये। इजराइल ने इसका विरोध किया था, बोले नहीं ये गलत है। भारत ने इजराइल के विरोध में वोटिंग करी है। क्यों करी है, भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। आगे की न्यूज़ देखिए, उसके बाद एनालिसिस करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और अगर सही से एनालिसिस कर पाया तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये फैसला क्यों लिया गया। ठीक है, अभी इस फैसले को हम यहीं छोड़ते हैं, बाद में दोबारा से आपसे पूछेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ईरान और इजराइल की यात्रा न करें भारतीय, जंग की आहट के बीच विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। बात तो सही है, विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी, भाई ईरान किसी को जाने की जरूरत नहीं है और इजराइल भी जाने की जरूरत नहीं है, दोनों के बीच युद्ध हो रहा है, लफड़ेबाजी में पड़ जाओगे फिर हमको ही बोलोगे छुड़वाओ। तो भारत सबसे पहले सजग हो गया। अगले 48 घंटों में दुनिया में छिड़ सकती है एक और जंग, ईरान इजराइल कर सकता है, ईरान इजराइल पर कर सकता है हमला, रिपोर्ट में दावा। ये रिपोर्ट हो गई थी, पहले हो गई थी, आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे, हम लाइव को कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि ये पहले ही न्यूज़ आ चुकी थी हमारे पास में, जो न्यूज़ हम आपको दिखा रहे, हमला तो अब हो गया। इजराइल पर 24 घंटे के भीतर अटैक कर सकता है ईरान, अमेरिका ने भी तैनात कर दिए युद्धपोत, अमेरिका ने भी युद्धपोत तैनात कर दिए। अच्छी बात है, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट समझ लें हम इसको, ऐसा समझ लें। ईरान ने बोला हम इजराइल पर हमला करेंगे, अमेरिका बीच में कूद गया, अमेरिका की अपनी मजबूरी है। अब मजबूरी कैसी, जरा उसको समझिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास है, कागज़ों में, एक्चुअली नहीं। अमेरिका कहता है हमारे पास है, अमेरिका की जो जितनी भी एजेंसी है, दुनिया की जो एजेंसी है वो यही कहती है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से लेकर तमाम सारे, कि अमेरिका के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। जो रिफाइंड गोल्ड उनके पास रिजर्व मतलब जो लॉकर में रखा हुआ, वो नहीं जो ज़मीन के अंदर है आपके। ठीक है, गोल्ड का रेट क्या है, 71,000। क्या था कुछ समय पहले, 55-60, उससे पहले कुछ समय पहले। आप याद कीजिए गोल्ड का रेट बढ़ना कहाँ से शुरू हुआ, गोल्ड का रेट बढ़ना वहाँ से शुरू हुआ जब अमेरिका में रिसेशन की आहट शुरू हो गई। और अमेरिका में जब रिसेशन की आहट शुरू हुई तब क्या हुआ, उन्होंने कहा बचें कैसे, तो उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ किया, खर्चे वाली जगह के खर्चे कम किए, यूक्रेन और रशिया का युद्ध करा दिया। एड दे रहे हैं ना, एड थोड़ी दे रहे हैं, वो तो यूक्रेन को उतना पेमेंट करना है, जो कुछ भी दिया हथियार वगैरह वो सारा पेमेंट करना है, एक एक गोली का पेमेंट करना है। तो रिसेशन आया था अमेरिका में, अमेरिका की मजबूरी युद्ध हो, मेरे हथियार खरीदो, मेरी इंडस्ट्री आगे बढ़े तो रिसेशन से मैं बाहर निकलूँ। अमेरिका अपने आप को रिसेशन से बाहर निकालने की सोच रहा है, वो अपने आप को रिसेशन से बाहर निकाल नहीं पा रहा। ठीक, अब समझिए दूसरी बात, गोल्ड की कीमतों को याद रखना, रिजर्व को याद रखना। अब दूसरी बात, अमेरिका की मजबूरी है कि उसको कैसे भी करके युद्ध और बढ़ाना। अब वहाँ का युद्ध तो खत्म होने को आ रहा है, तो दूसरा युद्ध कहाँ, इजराइल और ईरान के बीच, तो यहाँ कूद जाओ, युद्ध यहाँ करा दो, तो इससे हम अपनी इकोनॉमी को बचा लेंगे। बेसिकली कुल मिला के अमेरिका हर हाल में अपनी इकोनॉमी को बचाना चाह रहा है, जो वो बचा नहीं पा रहा। अब आते हैं कि गोल्ड के रेट कैसे बढ़ गए, जब युद्ध होगा तो गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। समझिए, यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, अब कागज़ पे भरोसा किसका रहेगा, कल को अगर यूक्रेन हार गया तो ये तो कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि रशियन करेंसी आ जाएगी, रशिया का प्रभुत्व हो गया, तो ये तो कागज़ का टुकड़ा बेकार हो गया। लेकिन गोल्ड जो आपके पास था ना, वो बेकार नहीं हुआ सर, चाहे वो रशिया का कब्जे में हो, रशिया की करेंसी चल रही हो, चाहे किसी की भी चल रही हो, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। समझ में आ रहा है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान में आज जो लोग हैं वो पाकिस्तानी रुपया पकड़ के बैठे हैं, कल को भारत ने हमला कर दिया और पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया और पाकिस्तान भारत का हिस्सा हो गया, तो पाकिस्तानी करेंसी तो खत्म हो गई, जीरो हो जाएगी, भारतीय करेंसी चलेगी, तो वो कागज़ का टुकड़ा क्या हुआ, बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। लेकिन गोल्ड यूजलेस नहीं होगा। गोल्ड अगर किसी के पास 1 किलो था तो पाकिस्तानी रुपयों में भी उतना ही है, भारतीय रुपयों में भी उतना ही रहेगा, चाहे भारत का उसमें कब्जा हो जाए तो भी उतना ही रहेगा। तो गोल्ड पे लोगों का विश्वास बढ़ जाता है, करेंसी यानी कागज़ के टुकड़े पे से लोगों का विश्वास उठ जाता है। ठीक है, तो गोल्ड के रेट बढ़ गए, गोल्ड का रिजर्व अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कल अगर रिसेशन बहुत ज़्यादा आएगा तो आप क्या बोलोगे कि तुम्हारी करेंसी की बैकिंग कहाँ है, तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारी तो इकोनॉमी डूम हो रही है, तो क्या कहेगा, मेरे पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। वो फिर अपनी इकोनॉमी को गोल्ड के दम पर बचा के ले जाएगा। तो ये जो पूरा प्रपंच जो है गोल्ड का रेट बढ़ने का, इस प्रपंच के पीछे अमेरिका का रिसेशन और दुनिया के जो युद्ध होने की संभावना इसके कारण हो रहा है। सवाल ये उठता है कितना आगे जाएगा, अब ये तो सर कुछ नहीं कह सकते, है ना। मैक्सिमम शायद 75 जाएगा, मेरे ख्याल से ऑलरेडी बहुत ओवर प्राइज्ड है, गोल्ड की जो कीमतें बहुत ओवर प्राइज्ड है। तो मेरे ख्याल से इसमें टेक्निकल करेक्शन आना चाहिए, यदि सब सही हुआ, युद्ध यदि बढ़ा तो फिर कुछ नहीं कह सकते। इजराइल जहाज पर ईरान ने बीच समुद्र में कर लिया कब्जा, 17 भारतीय भी सवार, वायरल हुआ वीडियो, लीजिए साहब। युद्ध की खबरें आ रही थी, उससे पहले ही इसराइल ने जो है, सॉरी ईरान ने जो है इसराइल के जहाज़ पर ही कब्जा कर लिया। एक्चुअली वो इसराइल का नहीं है, उसका जो ओनर है वो इसराइल का है,
17 भारतीय भी इसमें हैं, हाईजैक कर लिया यूँ कह लें। चलिए फिर क्या होता है आगे देखें। कुवैत कतर का बाइडन को सीधा इनकार, कहा नहीं इस्तेमाल करने देंगे मिलिट्री बेस। आए, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो गजब हो गया। कुवैत और कतर दोनों ने जो है मना कर दिया कि भाई हम अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। गजब हो गया। तो ये किसकी दम पर लड़ेंगे? कुतरी ने मना कर दिया, कुवैत ने भी मना कर दिया। कुवैत कौन सा है? कुवैत तो वही है ना जहाँ जो है जिस पर हमला कर दिया था इराक ने, तब आप उसको छुड़ाने गए थे, वही ना? उसके बाद ही आपने इराक के ऊपर हमला कर दिया था, वही है। अच्छा, तो इन दोनों ने ही मना कर दिया कि हम आपको मिलिट्री बेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वो समझदार है, उन्हें पता है ये हमारी ऐसी तैसी मार देगा अगला आदमी और अपने मजे लेगा, तो उन्होंने मना कर दिया। अमेरिका इज एनफ फिक्स ना हो, अब वो करेगा तो करेगा क्या? कहाँ जाएगा? क्योंकि बेस के तो मना कर दिया, इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चलिए आगे चलता हूँ, जरा कुछ एक कमेंट ले लूँ पहले। भरत रावल जी कहते हैं राजपूत टिकट रद्द करने पे अड़े हैं। पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव, ईरान के इजराइल पर हमले की चेतावनी के बाद एयर इंडिया ने बदला अपना रूट। एयर इंडिया ने अपना रूट बदल लिया, कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर लिया और हमले की चेतावनी जो है वो लगातार आ रही थी। फिर हमले का क्या हुआ? हमला भी हो गया। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दागी, आयरन डोम एंटी मिसाइल ने हमला रोका। ओहो, तो आयरन डोम एंटी मिसाइल से जो है हमला रोका गया। हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह उसने हमला कर दिया साहब। चलिए क्या ही कहें। तो ज़रा हमले का और आयरन डोम की कुछ वीडियोज़ हैं उसको भी देख लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। ईरान की तरफ से सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल अटैक किया गया। किस पर? इजराइल पर। और ये जो आपने तस्वीरें देखी, उन तमाम सारे ड्रोन्स को नलीफाई कर दिया, उन तमाम सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज़ कर दिया, उन तमाम सारी मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज़ कर दिया। यह है आयरन डोम सिस्टम इजराइल का। एक और तस्वीर है, उसको भी देखने का कष्ट करें। तो ये तमाम सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं हमले की और किस प्रकार से उसको रोका जा रहा है। फाइनली जो है इजराइल ने कहा, इजराइल और इंडिया अंतर्राष्ट्रीय रक्षा साझेदारों के साथ मिलकर ईरान द्वारा शुरू किए गए 99% हवाई खतरों को रोकने में हम सफल रहे। इजराइल का कहना है कि 99% हमले हमने रोक लिए, उसमें हम सफल रहे। उधर ईरान का ये कहना है कि हमने जो हमले किए थे वो हमले हमारे सेटिस्फैक्ट्री रहे और हमें जो अचीव करना था हमने अचीव कर लिया। ठीक है, ईरान ने क्या अचीव करना था, क्या अचीव कर लिया, ज़रा उसको समझ लें एक मिनट के अंदर। ईरान में जो सत्ता है उसके खिलाफ ज़बरदस्त विरोध है, ज़बरदस्त एग्रेशन है। उन्हें अपनी जनता को दिखाना है कि हमने कुछ किया। उस लिहाज से ये हमला बहुत अच्छा था कि भाई आपने कुछ किया तो आपने दिखा दिया। ठीक है, इजराइल का ये कहना कि तुम्हारे हमले से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, 99% तो हमने वैसे ही न्यूट्रलाइज़ कर दिया। तो जब 99% न्यूट्रलाइज हो गया तो बात ही ख़त्म। तो यानी विन विन सिचुएशन हो गई ईरान के लिए और इजराइल दोनों के लिए। इजराइल अपने लोगों को ये बताने में कामयाब रहे कि हमारा आयरन डोम सिस्टम बहुत बढ़िया है, देखिए हमने सारे जो है इंटरसेप्ट कर लिए। ईरान अपने लोगों को ये बताने में कामयाब रहा कि देखो हमारी दमदारी तो चलती, हमने हमला तो किया, हम डरते किसी से नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, ऐसी विन विन सिचुएशन भी अच्छी है।
लेकिन हमको थोड़ा कुछ और समझना है इसमें। पहले ज़रा समझें कि किसके पास कितनी ताकत है। मिलिट्री पर्सनल जो है, ईरान के पास 6,10,000 है, इजराइल के पास 1,70,000 है, ठीक है। रिजर्व पर्सनल भी इसी प्रकार से 3,50,000 और 4,65,000, ठीक। पैरामिलिट्री फोर्सेज ईरान के पास 220, इजराइल के पास 35, और डिफेंस बजट जो है 9 बिलियन का है ईरान का, 24 बिलियन का है जो है इजराइल का है। एयरक्राफ्ट ईरान के पास 551 है, इजराइल के पास 612 है। फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान के पास 186 है, इजराइल के पास 241 है। और हेलीकॉप्टर से ईरान के पास 13 है, इजराइल के पास 48 है। यानी अगर मिलिट्री की छोड़ दें, एक्टिव पर्सनल जो अभी हैं उनको यदि हटा दें, तो हर मामले में इजराइल जो है वो ईरान पर भारी पड़ता नज़र आता है, ठीक है। चलिए, पर सवाल इस बात का है कि वो ड्रोन से जो इतने हमले किए थे, वो कह रहे हैं कि हमने हमले नाकामयाब कर दिए। देखें ज़रा, आए ये क्या हुआ। ईरान के द्वारा भेजा गया ड्रोन बिजली के तारों में उलझा पड़ा है। और ड्रोन क्या है बेसिकली, ये फिदाइन ड्रोन है, बॉम्ब है ये बेसिकली। ऐसे हज़ारों की तादाद में भेजे गए थे, जिनमें से कुछ एक लटक गए। कहाँ चाइना वाइना से खरीदे थे, कहाँ खरीदे थे यार, ड्रोन कहाँ से कब से तारों में फंसने लगे। पर इनका ड्रोन फंस गया। अच्छा हुआ कुछ तबाही कम हुई, नहीं तो ज़्यादा होती। चलिए और आगे देखते हैं। इजरायली एयरफोर्स ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हमले को लेकर। इजराइल पूरी तरह से तैयार है। तो इजराइल भी कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने भी कल रात को अपने सारे हवाई जहाज़ हवा में उड़ा दिए थे। बहुत सारी चीज़ों को उनके हवाई जहाज़ों ने ही मेंटेन कर लिया, ज़मीन पर आने ही नहीं दिया, वहीं के वहीं निपटा दिया। पर उससे बड़ी बात, इजराइल का ये हवाई जहाज़ जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, ये कल उड़ा और उड़कर कहीं गया। कहते हैं कि डूम्सडे प्लेन में पूरी सरकार उड़ जाती है एक बार में। तो बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर तमाम सारे जो कैबिनेट है उसको पूरे को उड़ा के उन्होंने कहीं सेफ स्थान पर ले गया, ताकि कोई ड्रोन से उससे मार ना पाए। चलिए, यानी तैयारी बड़ी है, सामने वाले ने भी तैयारी अच्छी कर रखी है। सवाल ये उठता है कि भारत को किसका साथ देना चाहिए, इजराइल का या किसी और का। ये ज़रा आप थोड़ा देख कमेंट में करके हमें बताइए कि आपका क्या कहना है। तब तक हम कुछ और कमेंट लेते हैं। मनदीप सिंह जी कह रहे हैं भैया सादर चरण स्पर्श आई वॉज। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि भारत को किसका साथ देना चाहिए, इजराइल का या फिर ईरान का। इजराइल, मुझे पता था ज़्यादातर लोग इजराइल बोलेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। ईरान वो है जिसने आपके साथ में, जो आपके साथ खड़ा हुआ है। ईरान वो है जो पाकिस्तान को पीछे से ठोक रहा है, ठीक है, मिसाइल के हमले कर करके। ईरान वो है जो आपको रुपयों में पेट्रोल देने को तैयार है, दे रहा है। ईरान वो है जो आपसे रुपयों में व्यापार कर रहा है। अब समस्या इस बात की आती है कि हमारी तो ईरान से कोई लड़ाई नहीं है, हम ईरान से क्यों लड़ेंगे। जहाँ तक इजराइल की बात है, तो इजराइल का कोई हमसे इतना समझौता नहीं है। प्यार करता है हमसे, मुँह ज़बानी बात करता है, बहुत समर्थन करता है सोशल मीडिया पर। समर्थन करते हो तो फिर हमारी कंपनियों को एंट्री दो, हमारी कंपनियों को व्यापार दो। हमारी लेबर आपको हमारी चाहिए, भारतीय कंपनियाँ नहीं चाहिए बड़ी। ऐसा क्या बात है। तो जो है स्थिति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और मुझे लगता है जितना मैं मोदी जी को जानता हूँ, जितना मैंने उनको देखा है, इसमें भी मोदी जी ही अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेकर आएंगे पूरी दुनिया में। यदि ये दोनों लड़ते हैं तो इसमें भी आप ही समझ लीजिएगा भारत का सबसे ज़्यादा भला होने वाला है। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हार्ड नेगोशिएटर है, छोटी मोटी चीज़ों पर नेगोशिएट करते ही नहीं है।
और जब ऐसी स्थिति होगी, दोनों लड़ रहे होंगे, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, भारत दोनों की मदद करे। हमको किसी से क्या मतलब है, हमारे दोनों दोस्त हैं। मैं विशुद्ध रूप से सारे इमोशंस को एक तरफ रखकर सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के हित की बात कर रहा हूँ। हम ईरान से पंगा क्यों लें, अननेसेसरी क्यों लें? ईरान हमारी बहुत मदद करता है जगह जगह पर, हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इजराइल भी हमारी बहुत मदद करता है, हमको उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन हम दोनों की वजह से लड़ तो नहीं सकते ना, तो इसलिए बहुत बेहतर होगा, जैसा रशिया यूक्रेन वॉर में हमने एक स्थिति बना रखी ना अपनी, वैसी स्थिति हम यहाँ पर भी बना कर रखें। मेरे ख्याल से सबसे बेहतर यही होगा। और व्यापार से लेकर तमाम सारी मदद दोनों की करते रहेंगे। एक की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर तमाम सारे व्यापार करना, तो दूसरी तरह से हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो है हम अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखें, इन दोनों के लड़ाई के बीच में भी अपनी पोजीशन से हम इधर से उधर नहीं होंगे। क्लियर है? अब समझ में आ गया भारत ने क्यों इजराइल के विरोध में या यूएन के पक्ष में वोट किया? कोई अब शक या सवाल? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और देखें कि